शुरू करते हैं आज रीट के लिए साइकोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज के लिए, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता द्वारा मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, यानी कि जो कुत्ते के लिए जो मांस देता है, जो उसके लिए भोजन देता है, वो उसके मुंह पे में ला करके मांस देता है कुत्ते के लिए मांस का टुकड़ा। तो क्या होता है कि कुत्ते के मुंह से क्या निकलती है, लार निकलती है। बल्कि इससे पहले भी सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनकर लार टपकाता है। इस संवृत्ति को क्या कहा जाता है? बल्कि क्या है कि कुत्ता के मुंह से लार जो है, वो जो मांस देने के लिए जो आता है, जो व्यक्ति उसके पास, उसके पैरों की आवाज़ सुनकर भी कुत्ते के मुंह से लार टपकती है, यानी कि वही प्रक्रिया होती है जो मांस उसके सामने रखने से होती है, उसके मुंह में रखने से होती है। तो इस प्रक्रिया को, इस संवृत्ति को क्या कहते हैं? इसको विलोपन, बी ऑप्शन है बिना शर्त प्रोत्साहन, सी है अनुकूलित उत्तेजना, और डी है यानी ऑप्शन नंबर 4 तत्परता। तो राइट आंसर है अनुकूलित उत्तेजना, यानी कि उसकी जो मांस के साथ जो उसकी उत्तेजना जुड़ी हुई थी, वो उसकी मांस मिलने से पहले जो पैरों की आवाज़ होती है, उसके साथ भी वो वही रिएक्शन करता है, यानी कि वो समझ जाता है कि अब वो मांस तेरे पास आने वाला है और उससे पहले ही वो उस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको अनुकूलित उत्तेजना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है, यानी कि एक आदर्श और एक संदर्भित परीक्षण के लिए कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो एक आदर्श परीक्षण एक मानकीकृत परीक्षण है, ये भी ठीक है। एक आदर्श परीक्षण जो होता है वो एक मानकीकृत परीक्षण भी होता है। दूसरा है बी, ऑप्शन नंबर बी, छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया, ये भी एक आदर्श परीक्षण के लिए ठीक है, यानी कि जो छात्र के जो स्कोर है, जो जैसा प्रदर्शन छात्र ने किया है, उसकी तुलना अन्य से भी की जाती है, यानी ओवरऑल बच्चों ने कैसा प्रदर्शन किया उसी के आधार पर उस बच्चे की भी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है। तीसरा ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन है आपका, छात्र की प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ये गलत है, यानी कि छात्र जो प्रदर्शन करता है उसकी जो स्थापित मानदंड होते हैं उनसे तुलना नहीं की जाती, बल्कि छात्रों की अन्य छात्रों के स्कोर से तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि जो स्थापित मानदंड होते हैं उनसे उनकी तुलना नहीं की जाती, बल्कि उनकी तुलना ऑप्शन नंबर बी के अनुसार की जाती है, यानी कि छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया, ना कि मानदंडों से तुलना करके। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए, यानी कि बुद्धि परीक्षण में जो उपयोग की जाती है उसमें उपयोग की जाने वाली सावधानी, यानी कि यदि हम किसी बच्चे का आईक्यू टेस्ट करते हैं या उसका बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो उस समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखते हैं, ए ऑप्शन है आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, ये बिल्कुल ठीक है, हमें ये करना चाहिए, यानी कि आईक्यू स्कोर पर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी, यानी कि आईक्यू बच्चे का एक बच्चे का आईक्यू स्कोर आ गया है 120 या फिर 170 या फिर 60, तो हमको आईक्यू को लेकर के हमको रूढ़िवादी नहीं होना, यानी कि धारणा नहीं बनानी एक तो, और छात्रों के बारे में एक नकारात्मक उम्मीद नहीं रखनी है। अगर किसी बच्चे का आईक्यू लेवल कम है तो भी हमें उसके बारे में नकारात्मक उम्मीद नहीं रखनी है। उम्मीद रूढ़िवादी उम्मीद, नकारात्मक उम्मीद से ही रूढ़िवादिता को जन्म मिलता है। अगला को ऑप्शन नंबर बी, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, ये बिल्कुल यहाँ पे सावधानी क्या है, ये सावधानी नहीं है। बुद्धि के जांच, बुद्धि परीक्षण की ये सावधानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, ये बातचीत एक व्यक्तिगत रूप से बच्चे और एक जो परीक्षक है जो बुद्धि का परीक्षण करता है उसके बीच में ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि जो क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता, यानी कि
जो बच्चे की जो क्षमता है उसकी या तो पूरी विशेषता, बच्चे की जो क्षमताएं हैं उनकी विशेषता, या फिर किसी एक विशेषता या बच्चे की कोई एक विशेषता के रूप में आईक्यू परीक्षण का उपयोग न करना। यानी कि बच्चे की किसी भी एक विशेषता को ध्यान में रख करके आईक्यू परीक्षण नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी है, एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। ये भी बिल्कुल ठीक है। यानी कि एक आईक्यू को जो एक पूरा जो आईक्यू लेवल है बच्चे की, उसकी जो सार्थकता है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, उसकी व्याख्या में सावधान रहना। यानी कि उसकी किसी भी तरीके से जो रियलिटी है वो सामने लाई जाए, उसमें किसी तरह का उसकी व्याख्या करते समय भ्रम पैदा या फिर गलत जानकारी ना दी जाए। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये इसकी सावधानी नहीं है। बाकी तीनों क्या है, तीनों चीज़ों का हमको बुद्धि परीक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए, जबकि बी ऑप्शन जो है इसका ध्यान रखना आवश्यक नहीं है। यानी आपसी बातचीत का बुद्धि परीक्षण से कोई लेना देना नहीं है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। यानी कि एरिक्सन के अनुसार जो बच्चों का मनोसामाजिक विकास होता है वो 8 चरणों में होता है। एक तीसरी कक्षा का छात्र है, 9 साल के आसपास उसकी एज है, तो विकास के वो कौन से चरण से मेल खाता है? एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास से कौन से चरण में मेल खाएगा 8 चरणों में से? तो एक ऑप्शन है शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्ता, दूसरा है परिश्रम बनाम हीनता, तीसरा है नेतृत्व बनाम अपराध, ऑप्शन नंबर 4 है यानी डी अंतरंगना बनाम अलग। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम बनाम हीनता। यानी कि एक 9 साल का बच्चा जो लगभग तीसरी कक्षा में है, वो एरिक्सन के 8 चरणों में से परिश्रम बनाम हीनता चरण के आसपास उसका विकास देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां। हावर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। यानी कि बुद्धि या फिर जो दिमाग होता है उसके फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल या फिर व्यवहारिक बुद्धि? तो राइट आंसर आपका प्रकृतिवादी कौशल। यानी कि हावर्ड गार्डनर का कहना है कि प्रकृतिवादी कौशल के विषय में कहना है कि जो बुद्धि और दिमाग होता है उसके फ्रेम होते हैं। ठीक है, ये प्रकृतिवादी कौशल के अंतर्गत हावर्ड गार्डनर का कहना है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा लाभ होता है? यानी कि ये भाषा का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे बीच में। ये हमारे देश में एक बच्चा 2 तरह की या 3 तरह की या फिर एक से अधिक भाषा बोलता है, तो उसके लिए उसका क्या लाभ है एक से अधिक भाषा बोलने का? अवधारणा गठन में सुविधा, ये भी ठीक है, बिल्कुल बच्चों की अवधारणाओं के जो गठन में सुविधा होती है बच्चों की 2 भाषा 3 भाषाओं से। संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ये भी ठीक है, उनकी समझ में भी लचीलापन आता है। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, यानी बच्चे को जब एक से अधिक भाषा आती है तो एक भाषा में समझ में कोई चीज़ नहीं आई तो दूसरी भाषा में वो समझने की कोशिश करता है, उसके तर्क में वृद्धि होती है, उसके तर्क करने में आसानी होती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। यानी एक से अधिक जो बच्चे भाषा बोलते हैं उनको इन तीनों ही चीज़ों में क्या है, लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल होती है क्या? यानी कि लिखने में एक बच्चे को कठिनाई शामिल हो रही है, उसको लिखने में परेशानी है बच्चे को, तो उसके कौन सी डिजीज़ है, कौन सी बीमारी है उसको? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव अतिसक्रियता विकार? तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया, जब बच्चे को लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं 8वां। निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? योगात्मक मूल्यांकन संबंधित निम्न में से कौन सा है? तो अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये योगात्मक मूल्यांकन नहीं है, बल्कि योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो एक लंबे समय के बाद होता है। दूसरा वो देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, ये भी नहीं। यानी कि जो शिक्षा की जो सामग्री है उसके विश्लेषण पर केंद्रित होता है योगात्मक मूल्यांकन, नहीं, बल्कि योगात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सामग्री से अलग भी, यानी बाहर की चीज़ों को, बाहर से जो बच्चा सीखता है उन सभी चीज़ों का बच्चों का जो मूल्यांकन किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन में, ना कि जो शिक्षा सामग्री होती है उसके विश्लेषण पर आधारित ये मूल्यांकन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना,
ये भी लगातार नहीं होता, ये क्या होता है, ये एक टाइम पीरियड के बाद होता है योगात्मक मूल्यांकन, तो ये भी नहीं आएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना, यानी कि फाइनली बच्चे का आकलन करना, ये योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। अगला देखते हैं, समावेश शब्द का मतलब है विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को कितने समय तक नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना है। यानी कि समावेशी जो कक्षा है उसमें के समावेशी जो शब्द है वो उपयोग किया जाता है सभी को एक साथ शिक्षा, यानी कि अगर कोई स्पेशल बच्चा है या फिर विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है या फिर एक क्या है कि एक रचनात्मक बच्चा है, तो उन सभी को एक साथ एक कक्षा में एक ही जगह पर शिक्षा देना, यही समावेशी शब्द का मतलब है। तो इसमें ये चीज़ नहीं पूछी, इसमें पूछिए कि कितने समय के लिए उनको एक साथ शिक्षा देनी है, उनको कितने समय के लिए शिक्षा देनी है। सर्वाधिक समय, ऑप्शन बी है पूरा समय, ऑप्शन सी किसी समय नहीं, ऑप्शन डी कुछ समय। तो इसमें राइट आंसर यानी पूरा समय, यानी कि जितने भी समय कक्षा लगती है या एक दिन में जितने भी टाइम पीरियड की जो पढ़ाई होती है उसमें पूरा समय उनको समावेशी शिक्षा प्रदान करनी है, यानी कि एक साथ उनको शिक्षा प्रदान करनी है। अगला देखते हैं, 10वां क्वेश्चन आपका, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है। एक भाषा शिक्षक है वो क्या कर रहा है, और ये क्या है, एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे भाषा के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पे साइकोलॉजी में भी, रीट में, तो रीट में ये होता है कि साइकोलॉजी में भी कई बार भाषा पेडागोजी के क्वेश्चन भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रीट में। ओके, और जबकि भाषा में तो अपने क्वेश्चन आते ही हैं अलग से पेडागोजी के 15 क्वेश्चन 50% वेटेज, बट साइकोलॉजी में भी भाषा के क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है, यानी कि एक कविता का विवरण समझा रहा है, कविता पढ़ा रहा है शिक्षक, और साथ ही साथ उसका डिटेल से बच्चे को उसको समझा रहा है कविता को। तो क्या कहें, और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, और अंत में बच्चों से कहता है कि आपने इससे क्या सीखा, आप इसका निष्कर्ष बताइए, इस कविता का मतलब क्या है, इसका ये क्यों पढ़ाई गई आपके लिए, इसका फ़ायदा क्या है। तो इस तरीके से स्पष्टीकरण मांगता है बच्चों से। ये किसका एक उदाहरण है, ये कौन से तर्क का, तो बच्चा क्या करेगा, निष्कर्ष निकालने के लिए तर्क करेगा, यानी सोचेगा उसके बारे में, इसमें कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है, ये कविता किस बारे में हमें बता रही है, इससे हमें क्या चीज़ें बताई गई है, किस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कविता, तो इस चीज़ के बारे में जब बच्चा सोचेगा यानी कि तर्क करेगा, तो इस तरीके के तर्क को हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक तर्क, निगमनात्मक तर्क, परिकल्पना परीक्षण, अवधारणा मानचित्रण। तो राइट आंसर आपका आगमनात्मक तर्क कहेंगे उसको, यानी कि जब शिक्षक बच्चों से उसका कविता का निष्कर्ष निकालने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए कहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, आगमनात्मक तर्क का उपयोग बच्चा उसमें करेगा।